डॉक्टर ने मुक्ता का मुआयना किया तो पहली बधाई दिलीप राय को दी, दूसरी मुक्ता को। यह वही डॉक्टर थी जिसके हाथों दिलीप राय के पहले बच्चे का जन्म हुआ था। उसे उस बच्चे की मृत्यु का भी पता था, इसलिए उसकी आंखों में इस समय बधाई की पहली आवश्यकता दिलीप राय को थी। दिलीप राय को एक तसल्ली का एहसास हुआ और डॉक्टर के जाने के बाद उन्होंने मुक्ता को आंखों में भरकर देखा। लगा यह तसल्ली का एहसास उन्हें इतना अपनी खातिर नहीं हुआ था जितना मुक्ता की खातिर हुआ। जिस दिन मुक्ता ने घर की पहली औरत के कपड़े निकाल कर पहने थे, दिलीप राय ने कहा कुछ नहीं था, पर उस दिन से एक चिंता उनके मन में उतर गई थी कि मुक्ता इस घर में आई है पर अपना अस्तित्व पहनकर नहीं। आज उन्होंने मुक्ता को आंखों में भरकर देखा तो मुक्ता मुस्कुरा दी, पर क्षण भर की तसल्ली के बाद दिलीप राय ने महसूस किया कि मुक्ता की मुस्कुराहट जैसे किसी खंडर में से निकलकर सामने आई हो, बीते काल की भूल में लिपटी हुई और किनारों से घिसी टूटी हुई। तुम खुश नहीं हो? खुशी के पहले क्षण में ही दिलीप राय ने अचानक मुक्ता से पूछा, पर अपने शब्द ही कानों को अजीब लगे। खुश हूँ, मुक्ता ने कहा, पर जल्दी से, जैसे पांव स्थिर ना हो। दिलीप राय ने एक संजीदगी से मुक्ता की इस घबराहट को झेल लिया और उसका और अपना ध्यान नई ओर मोड़ना चाहा। पूछा, तुम्हारा क्या जी करता है, लड़की हो या लड़का? मुक्ता ने जल्दी से कहा। दिलीप राय हंस पड़े। कुछ कहा नहीं, पर सोचा, हर औरत यही कहती है, पता नहीं क्यों। औरत को अपनी जात अच्छी नहीं लगती। कहा, अगर लड़की हुई तो? हो ही नहीं सकती। क्यों? आप नहीं जानते। दिलीप राय हंसने लगे, पर मुक्ता नहीं हंसी। उसने सिर्फ एक नज़र उधर देखा जिधर कमरे में बच्चे की तस्वीर पड़ी हुई थी। माँ को खत लिखूं, बहुत खुशी होगी, दिलीप राय ने कहा तो मुक्ता चौंक सी गई। बोली, नहीं, मुझे डर लगता है। डर? काहे का? पता नहीं, शायद यह कि यह सच नहीं। नहीं, खत मत लिखना। दिलीप राय फिर हंस पड़े, पर कहने लगे, अच्छा नहीं लिखता, अगले हफ्ते लिखूंगा, या उससे अगले हफ्ते, जब भी तुम कहोगी। फिर 2 हफ्ते भी बीत गए, पर खत लिखने का समय आकर भी नहीं आया। मुक्ता अचानक पीड़ा से तड़पने लगी और डॉक्टर ने आकर कहा कि इस बच्चे को बचाया नहीं जा सकता। हल्का सा ऑपरेशन करना पड़ा, पर मुक्ता को पीड़ा से मुक्त करके डॉक्टर भी जानती थी कि इस समय एक तसल्ली और हमदर्द की आवश्यकता जितनी मुक्ता को है, उतनी दिलीप राय को नहीं। इसलिए डॉक्टर ने बड़े अपनत्व से मुक्ता के लिए मन लगाया और विश्वास दिलाना चाहा कि आगे के लिए कोई सहमाहट उसके अंदर ना बैठे। मुक्ता की माँ उस दिन पास रही थी। उसने घबराकर डॉक्टर से पूछा, एक बार अगर ऐसा हो जाए तो आगे भी सचमुच हमेशा ऐसा होने का खतरा होता है क्या? इसलिए डॉक्टर ने मुक्ता को और उसकी माँ को तसल्ली देते हुए इकरार किया कि वक्त आया तो मुक्ता की सारी हिफाजत पहले दिन से ही अपने हाथ में ले लेगी। मुक्ता ने सिर्फ सुना, पूछा कुछ नहीं, शायद सुना भी नहीं। डॉक्टर चली गई, माँ चली गई, तो उसने सिर्फ दिलीप राय से कहा, आप बहुत उदास हैं? दिलीप राय ने कुछ चौंक कर मुक्ता की ओर देखा। इस समय वह पीली जर्द सी पलंग पर पड़ी थी और उसका यह प्रश्न कुछ स्वाभाविक हो सकता था, लेकिन दिलीप राय को स्वाभाविक नहीं लगा। शायद ये शब्द आज के नहीं, ब्याह की पहली रात के यहीं पलंग के पास खड़े हुए हैं। पहली रात, पहले शब्द मुक्ता ने उनसे यही कहे थे। कुछ समझ में नहीं आया तो दिलीप राय पलंग के पास पट्टी पर मुक्ता के पास बैठ गए और उसके एक हाथ को अपने हाथों में लेकर उसकी ओर देखने लगे। देखा, मुक्ता की आंखों में पानी भर आया है। ऐसे ही होना था, मुझे लगता है, मुक्ता ने धीरे से कहा और एक ठंडी सांस ली, जैसे एक अंतिम निर्णय अपने ही मुंह से अपने कानों को सुनाया हो। मुक्ता, दिलीप राय ने मुंह से निकाला तो मुक्ता ने एक राहत की सांस लेकर उनकी ओर देखा। लगा इस पीड़ा की घड़ी में वे मुक्ता के कुछ निकट आ गए हैं। इसलिए शायद उन्होंने आज मिस दिल्ली नहीं कहा, आज पहली बार मुक्ता कहा। पर दिलीप राय
उसी तरह हैरान उसकी ओर देख रहे थे। शायद उसकी ओर नहीं, सिर्फ इन शब्दों की ओर। ऐसे ही होना था, मुझे लगता था। क्या सोच रहे हैं? मुक्ता ने अचानक पूछा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता था मुक्ता? शायद कुछ है जो तुम मुझे नहीं बता रही हो। दिलीप राय का प्रश्न सीधा मुक्ता से टकरा गया, तो मुक्ता ने घबराकर अपना हाथ उनके हाथों से खींच लिया, कुछ बच्चे के अस्तित्व से भी अधिक, जैसे मुक्ता के शरीर से निचुड़ गया था, और वह बिल्कुल बेजान सी कमरे की दीवारों की ओर देखने लगी। मुक्ता? दिलीप राय ने मुक्ता के होठों के पास झुककर ऐसे आवाज़ दी जैसे कोई कदम कदम दूर जाते हुए किसी को जोर से आवाज़ देकर रोकना चाहे। मुक्ता का मन ठिठक कर खड़ा हो गया। परे जाने के लिए भी कोई जगह नहीं थी, इसलिए वहीं खड़े होकर कांप कर वह दिलीप राय की ओर देखने लगी। दिलीप राय को याद आया, आज से कई दिन पहले, जिस दिन डॉक्टर ने पहली बार बधाई दी थी, उस दिन भी मुक्ता ने कहा था, नहीं, माँ को खत मत लिखना, मुझे डर लगता है। लगा कुछ है जो मुक्ता को भीतर ही भीतर तोड़ रहा है। शायद वही कुछ आज उसे इस तरह लहूलुहान कर गया है। दिलीप राय ने धीरे से मुक्ता के माथे पर हाथ रखा, पर मुंह से कुछ नहीं कहा। पर दिलीप राय की हथेली के स्पर्श से मुक्ता के माथे की नस पिघल गई, आंखों में पानी बनकर आ गई। दिलीप राय ने उसकी आंखों से झर आए पानी को अपने पोरों से पोंछा, उसे कुछ हंसाने का जतन करते हुए कहा, तुम औरतों को कई बातों का आप किस तरह पता चल जाता है। जानती हो माँ क्या कह रही थी? क्या? कि यह ज़रूर लड़का था, तभी चला गया। लड़की होती तो ऐसा कुछ नहीं था। लड़कियों की बारी इस तरह कुछ नहीं हुआ करता। सो अगली बार तुम अभी से सोच लो, लड़की होगी, और इसलिए फिर ऐसे नहीं होगा। रोने की क्या बात है? नहीं, अगली बार भी लड़की नहीं होगी। मुक्ता के मुंह से यह निकला तो दिलीप राय फिर चौंक गए और हंसते हुए कहने लगे, तुम औरतों को यह किस तरह पता लग जाता है? इस बार भी तुम कहती थी। मुझे मालूम था। पर कैसे? यह राहुल था। दिलीप राय ने मुक्ता के मुंह से अपने मरे हुए बच्चे का नाम सुना तो कांपकर मुक्ता की ओर देखा। सचमुच यह राहुल था। मुक्ता के मन में छलक जाना चाहा, कहना चाहा, मैं जब यहाँ आई थी तो मेरी गोद में उसकी लाश पड़ी हुई थी। यहीं रोज़ हमारे पलंग पर होती थी, हम दोनों के बीच। अब वही मेरे भीतर थी। पर मुक्ता की जीभ जैसे सुन्न हो गई। यह भयानक सारा कुछ जीभ पर जम गया। मुक्ता! दिलीप राय ने घबराकर मुक्ता का सिर अपने घुटनों पर रख लिया, फिर प्यार से कहा, ये एक पागलपन है मुक्ता। तुम यही सोचा करती थी, तुम्हें इसलिए डर लगा करता था। मुक्ता ने जर्द होकर दिलीप राय की ओर देखा, फिर कांपती सी कहने लगी, वह इसलिए मर गया था क्योंकि मैंने चाहा था। पगली, तुमने तो उसे। पर मुक्ता दिलीप राय की बात को सुने बिना कहती गई, नहीं, यह मैंने सोचा था कि वह ना हो तो वह मुझसे गुस्से होकर चला गया। वह इसीलिए। दिलीप राय ने मुक्ता के कांपते होठों को हथेली से चुप कराना चाहा, पर मुक्ता के मन में जो कुछ था वह सारे का सारा दिलीप राय की हथेली पर आ पड़ा। आपने मुझे बच्चे की खातिर चाहा था, अपने लिए नहीं, पर मैं आपको चाहती थी, सारा, किसी और का नहीं, बच्चे का भी नहीं। इसलिए मैंने चाहा वह ना हो। तुमने इसीलिए कई महीने ब्याह के लिए हाँ नहीं कही थी। दिलीप राय ने बड़े धीरे से संभली हुई आवाज़ में पूछा। हाँ, इसलिए, और सिर्फ इसलिए नहीं कि आपका एक बच्चा था, इसलिए भी कि पहले मेरी जगह पर कोई और थी। अब नहीं थी, पर पहले थी। क्यों थी? वह मेरी बेवफाई थी। दिलीप राय ने एक बार हंसकर कहा, फिर पलंग से उठकर पलंग के पास खड़े होकर मुक्ता की ओर देखते हुए गंभीर हो गए और कहने लगे, तुमने सचमुच मुझसे इस तरह प्यार किया है मुक्ता? और फिर वह मुक्ता के पास झुककर कहने लगे, खतरनाक औरत, जब तुझे सोचा था तब यह मैंने नहीं सोचा था। मुक्ता ने अपनी कांपती हुई बाह उनके गले में लपेट दी, कहा, पर मेरी मोहब्बत में यह गुनाह क्यों शामिल हो गया? मैंने आपको पाना चाहा, नहीं चाहती थी कि आप किसी और के भी हों, बच्चे के भी नहीं। पर मैं बच्चे की मौत नहीं चाहती थी, यह चाहती थी कि वह ना हो,
पर यह नहीं चाहती थी कि वह मर जाए। दिलीप राय ने अपने हाथों से जैसे अनंत के क्षण को छू लिया। मुक्ता की मोहब्बत को बच्चे का अस्तित्व स्वीकार नहीं था, पर उसकी मृत्यु भी स्वीकार नहीं थी। और इस बात को जितना मुक्ता ने भी नहीं पाया था, वह दिलीप राय ने पा लिया। मुक्ता ने फिर कहा, मैं अपने और आपके बीच वह बच्चा नहीं चाहती थी। वह नहीं रहा, पर उसकी जगह उसकी लाश आ गई, रोज यहाँ पलंग पर। दिलीप राय ने मुक्ता के होठों पर अपना हाथ रख दिया। कहा, नहीं मुक्ता, तुम्हारे और मेरे बीच और कोई चीज़ नहीं है। मेरा अतीत शायद था, पर अब नहीं है। मुक्ता सवेरे जागी तो देखा कमरे में रोज़ वाली जगह पर वह तस्वीर नहीं थी, जो दिलीप राय ने किसी के भी कहने पर कमरे से उठाने नहीं दी थी। मुक्ता ने धीरे से उठकर बराबर के कमरे की अलमारी टटोली, तो वह तस्वीर मिल गई। उसने तस्वीर को फिर अलमारी में से उठाया, उसे पोंछा और कमरे में उसी जगह रख दिया जहाँ वह हमेशा रखी रहती थी। दिलीप राय ने तस्वीर को फिर उसी जगह पर देखकर मुक्ता की ओर देखा तो मुक्ता हंस पड़ी। यह अब मेरे भी हैं। आपका अतीत सबका सब मेरे में शामिल हो गया है। मेरा बन गया है, मेरा अपना।